टीम होती है मैम। नमस्कार। नमस्कार साथियों। मैं संवाद के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और संवाद लगातार इस तरह के कार्यक्रम लेकर आप सबके बीच में आता रहा है। आज का जो समय है, जो हम देख रहे हैं काफी लंबे समय से, ऐसा लगता है कि हम युद्ध के समय में जी रहे हैं। जिधर देखिए युद्ध की ध्वनि हमें सुनाई देती है। और ये इतना इसका जो अंतराल है वो इतना गहन होता जा रहा है कि जो मनुष्य है पूरी तरह से इससे त्रस्त हुआ है, मनुष्यता त्रस्त हुई है। तो इस विषय को लेकर बड़े समय से हमारे मन में एक चाह थी कि हम संवाद के मंच पर ऐसे कुछ विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करें जो कविता के क्षेत्र में तो अग्रणी है ही, अपनी 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 विचारधारा के माध्यम से वे साहित्य और समाज को नई दिशा हमेशा देते रहे हैं। तो संवाद के मंच पर आज जो विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच हैं हमारे समय की चर्चित कवित्री विचारक आदरणीय सविता मैम। उन वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और हमारे बीच हैं आदरणीय विजय कुमार सर, जो साहित्य की दुनिया में एक बड़ा नाम है। और हमारे बीच हैं आजकल बहुत ही तीव्रता के साथ जो चर्चित हो रही है, हम सबकी जुबान पर जिनका नाम रहता है, वे हैं प्रिया वर्मा जी। मैं आप तीनों विद्वानों का, अतिथियों का संवाद परिवार की ओर से अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आप सब लोगों ने हमारे अनुग्रह को स्वीकार किया और बहुमूल्य समय निकाल कर आज हमारे मंच पर आप अ, आए हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का जो विषय है कविता पाठ और परिचर्चा का, वो विषय है युद्ध, स्त्री और बच्चे। इस समय पर जब युद्ध की प्रतिध्वनि हमें चारों तरफ से सुनाई देती है तो मुझे याद आते हैं दिनकर। दिनकर का कुरुक्षेत्र किसी से भी कोई भी उससे अनभिज्ञ नहीं है। उन्होंने लिखा कि है बहुत बरसी धरती धरती पर अमृत की धार, है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हुआ हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्यम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, लक्ष्य रूप उद्देश्य क्या क्या अर्थ है, यह नहीं यदि ज्ञात हो विज्ञान, क्या श्रम व्यर्थ है। तो यदि ये सब ज्ञात नहीं है, मतलब कि मैं यदि इस दृष्टि से कहना चाहूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे जीवन में युद्ध होना कोई एक नई बात नहीं है। युद्ध की विभीषिका हम आज नहीं देख रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हम लोग उसके जो परिणाम थे, बहुत ही भयंकर परिणाम, वो सब हम देखते हैं और सुनते रहे हैं। साहित्य में उसके जो स्वर हैं वो हम पढ़ते रहे हैं। साहित्य अपने समय की प्रतिध्वनियों से कभी भी अछूता नहीं रहता। तो युद्ध पर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ पढ़ा गया, बहुत कुछ कहा गया। तो आज का जो समय है, मनुष्य एक ओर अथाह वैभव की तलाश में है, धन संपदा की तलाश में है, स्वयं में ही वह एक युद्ध कर रहा है अपने जीवन से। ऐसे में जब हमारे चारों तरफ युद्ध का वातावरण दिखाई देता है तो मन त्रस्त हो जाता है। और हमारे कविगण, हमारे साहित्यकार, हमारे विचारक ऐसे समय पर क्या सोचते हैं, आज इन्हीं सब विषयों पर हम बातचीत भी करेंगे। इन्हीं सब बातों को चर्चा के केंद्र में लाएंगे और अपने जो कविगण हमारे मंच पर आज उपस्थित हैं, उन सब से उनकी कविताओं का वे पाठ करेंगे तो हम उसका भी रसपान करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी बात रखने के लिए और कविता पाठ करने के लिए प्रिया वर्मा जी को आमंत्रित करूंगी। प्रिया वर्मा जी हमारे समय की चर्चित कवित्री हैं। पत्र पत्रिकाओं में लगातार उनका लेखन हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और उनके जो कविता संग्रह हैं, वो 2 कविता संग्रह प्रिया वर्मा जी के प्रकाशित हुए हैं। स्वप्न के
बाहर पांव और एक पंक्ति के लिए, ये इसकी मुझे जानकारी है। और निश्चित ही कुछ और कविता संग्रह रहे होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात प्रिया वर्मा जी के विषय में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, उन्होंने भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2024 में प्राप्त किया है। तो प्रिया वर्मा जी, मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए आपको बहुत ही प्रेम से अपने कविता पाठ के लिए, और जो विषय आज हमने रखा है युद्ध, स्त्री और बच्चे, इस विषय पर आपके संक्षिप्त विचार भी हम सुनना चाहेंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ और आप अपनी बात रखें प्रिया वर्मा। धन्यवाद सुब्रत जी। आदरणीय विजय कुमार सर, सविता जी, आप लोगों को मेरा सादर अभिनंदन और सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का विषय दिया गया है कि युद्ध बनाम स्त्री और बच्चे, तो जब से मैं जानने समझने योग्य हुई, मैंने टेलीविज़न, अखबार, रेडियो और फिल्मों इत्यादि के ज़रिए से यही जाना और समझा कि दुनिया में कभी न कभी, कहीं न कहीं युद्ध होता ही रहा है। अनवरत अथक संघर्ष। संघर्ष जीवन जीने की शक्ति का परिचय देने का पर्याय होना था, जबकि संघर्ष बटे हुए मुल्कों की सरहदों पर तैनात फौजियों को आपस में लड़ने देने का और किसी एक पक्ष के जीतने के बाद हारे हुए को कब्जाने का पर्याय बनकर रह गया है। देखा जाए तो युद्ध हमारी संस्कृति सभ्यता का आधार है, क्योंकि युद्ध के आधार पर जो जीत जो जीतता है वही नायक बनकर उभरता है। हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति में तो हमारी जो पर्व की सभ्यता है वो युद्ध आधारित ही है। ट्रॉय की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, इतिहास की भीषणतम उल्लेखनीय लड़ाइयाँ रही हैं, जिनके की अर्थ समझने के लिए संसार भर में तमाम साहित्य रचा गया। लेकिन राष्ट्राध्यक्षों के मद, अंधकार, अहंकार, लोभ और लिप्सा का कोई अंत नहीं। इसलिए भी पहली दुनिया के 2-3 ताकतवर जो देश हैं, कभी दूसरी तो कभी तीसरी दुनिया को हथियाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, कोई भी अनीति नहीं छोड़ते। वे लड़ाइयाँ लड़ने से पहले बाकायदा धमकाते हैं, घुड़कियाँ देते हैं और बाजियाँ करते हुए नजर आते हैं। अगर सामने वाले देश ने उनके आगे घुटने नहीं टेके तो वे हवाई और ज़मीनी दोनों तरफ से हमले करते हैं। आप कहेंगे मैं इसमें कौन सी नई बात कह रही हूँ, ये तो सभी को आजकल मालूम ही है। जो आजकल ईरान की लड़ाई चल रही है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में जो है मैंने दूसरे विश्व युद्ध पर आधारित तमाम सारा सिनेमा देखा। तो उसको देखते हुए मैं इस बात को पुख्ता तौर पर कहना चाहूँगी कि लड़ाइयाँ बच्चों और स्त्रियों के लिए अलग किस्म का नर्क तैयार करती रही हैं। प्रसिद्ध हॉलीवुड निर्देशक स्पीलबर्ग की फिल्म शैंडलर्स लिस्ट में कंसंट्रेशन कैंप में स्त्रियों की, जो कि स्वस्थ और जवान स्त्रियों की निर्वस्त्र परेड कराया जाना और उनका फौजियों के साथ बलात्कार किए जाने का दृश्य जो है, जब आप देखते हैं तो वो लगता है कि जैसे पिछली सदी की भयावहता का सबसे सबसे विकृत उदाहरण समझ आता है। इसी तरह से गर्मा श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर गर्मा श्रीवास्तव की एक किताब मैंने पढ़ी थी, देह ही देश, जिसमें वो अपने क्रोएशिया प्रवास के दौरान नोट्स लेती रही, जो डायरी नुमा किताब है। क्रोएशिया यूगोस्लाविया के विघटन स्वरूप बने 6 छोटे-छोटे देशों में से एक देश है। इस किताब को पढ़ते हुए तो मेरी रूह काँप गई, और ये बात मैंने अपने किसी आलेख में, जो कि एक टिप्पणी नुमा आलेख था, लिख कर के फेसबुक पर दर्ज भी की थी। जब हम ये बात कर रहे हैं, तब भी दुनिया के 2 हिस्सों में लड़ाई जारी है। मैदान की लड़ाई घरों की लड़ाई से अलग और समझ के परे होती है। फौजी दस्तों की क्रूरताओं के हाल फिलहाल बीबीसी की कुछ रिपोर्ट्स में समझे जा सकते हैं, जो ईरान के हालिया हालातों पर बनाई और प्रसारित की जाती रही हैं।
जा रही हैं। अभी हाल ही में एक हिंदी फिल्म भी आई जिसका शीर्षक 80 है। हालांकि इस फिल्म का युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों और बच्चों और उनके उनसे जुड़े हुए पीड़ित स्त्रियों और बच्चों तथा उनके परिवारों के ऊपर स्त्री के साथ की गई क्रूरताओं के असर को बताने के लिए इसे भी युद्ध का नाम दिया जा सकता है, दिया जाना भी चाहिए। हम कहीं न कहीं स्त्री होने के नाते मैं कहीं न कहीं स्त्री होने के नाते इस क्रूर होती चली जाती सदी में बच्चों के माँ-बाप होने के नाते भी किसी न किसी समस्या से अंततः हम युद्ध लड़ ही रहे हैं। फ़िल्म में एक स्कूल टीचर है जिसका कि एक बच्चा है। उससे सिर्फ़ एक गलती होती है कि वो एक पार्टी के बाद रात को अकेले अपने घर के लिए निकलती है और उसी बीच उसका बलात्कार हो जाता है और बलात्कार भी नहीं, सामूहिक बलात्कार हो जाता है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसमें अदालती कार्रवाई में उसका बच्चा जो है, चूँकि अकेला परिवार है, पति है और बच्चा है, तो पति बच्चे के साथ उस अदालती कार्रवाई में जाता है। तो वकील उस बच्चे से ये सवाल पूछती है कि आप बच्चे को लेकर क्यों आ जाते हैं? बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? तो पिता का जवाब होता है कि बच्चा, अब वो बच्चा कहाँ रहा? तो जो वो बच्चा है, वो उस बच्चे की जो मनःस्थिति है, उस बच्चे की मनःस्थिति से हम कहीं भी युद्ध आधारित जो क्षेत्र है, युद्ध जहाँ जहाँ युद्ध चल रहे हैं, उन जगहों के पीड़ित बच्चों और पीड़ित स्त्रियों के जो हाल हैं, उनको हम जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन कहीं न कहीं स्त्री के और पीड़ित बच्चों के जो दर्द हैं, वो मेल तो खाते ही हैं। अभी पिछले दिनों समालोचन पर सविता सिंह मैम की युद्ध आधारित कविताएँ युद्ध के विरुद्ध शीर्षक से पढ़ी। उसमें इन्होंने सबसे अपनी पहली कविता में चिड़िया के बिंब के माध्यम से जो कविता लिखी, पढ़ते हुए मेरा मन बहुत उदास हो गया और मैं उस कविता या उन सारी जो 4-5 कविताएँ थी, मैं उनको इतने अच्छे क्राफ्ट में होने के बावजूद भी वाह नहीं कह पाई। मैं बहुत उदास हो गई, सोचती रही कि इन कविताओं को मैं वाह कहने का अपराध करूँ तो कैसे करूँ? इसी तरह से पिछले दिनों विजय कुमार जी की भी यूक्रेनी कवियों की अ, यूक्रेन जो कि जहाँ फिलहाल रशिया से युद्ध लगातार पिछले 3 वर्षों से चल रहा है, वहाँ के जो कवियों की कविताओं का अनुवाद विजय कुमार जी ने किया, वो भी समालोचन पर प्रकाशित हुआ था। उसे भी पढ़ते हुए मेरे से कुछ कहते नहीं बना। तो मुझे अपने वक्तव्य के तौर पर बस यही कहना था। अब सरोज जी, मैं अपनी 2 कविताएँ पढ़ कर के अपनी बात को हाँ जी, खत्म। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया बातें कही आपने और बहुत ही आधारभूत तथ्य हमारे सामने रखे हैं और जो लॉजिकल भी हैं और वो सब चीजें हम महसूस कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। आप अपनी कविताएं रखिए प्लीज। जी, शुक्रिया। पहली कविता है, उस्तादों ने उस्तादों ने अपने शागिर्द हत्यारों को हमेशा सिखाया है, गोली दागने या छुरा घोंपने के ठीक पहले उसकी आंखों में मत देखो। उस्तादों ने अपने शागिर्द हत्यारों को हमेशा सिखाया है कि गोली दागने या छुरा घोंपने के ठीक पहले उसकी आंखों में मत देखो जिसकी तुम्हें हत्या करनी है। क्या तुम्हें लगता है कि इस पगलाए हुए नक्शे के सन की महानायक तुम्हारी आंखों के बारे में सोचते हैं? मुझे लगता है जरूर सोचते हैं। हत्यारों की भी 3rd डिग्री होती है जिन्हें राजनेता कहते हैं। ये उस्तादों ने तुम्हें नहीं बताया है। दूसरी कविता है,
बहुत भरोसा करते हैं वे अपने नायक पर, बहुत भरोसा करते हैं वे अपने नायक पर। उन्हें लगता है चुने गए लोग उनकी फिक्र करते हैं। लोग जिनकी फितरत फिक्र करना है, वजह बेवजह इस भुलावे में रहते हैं कि वे उनकी फिक्र करते हैं, जबकि हकीकत में बटाई पर डाले गए 10 बिगहा खेत बराबर भी परवाह नहीं है उन्हें। मकान ढहने की भर भरी आवाज सुनकर भी उनकी नींद नहीं टूटती। शायद कभी उनकी रात खत्म हो, शायद कभी टूटे उनकी नींद, शायद कभी वे जाने कि किस जमीन पर वे खड़े थे भरोसे के साथ, वह निगली जा चुकी है। उनके तलवों के नीचे से वह आसमान जो कभी खिड़की से दिखकर घर भीतर आकर उनके लिए अपनी छाती पर घास उगा सकता था, किसी सस्ते पुराने कालीन की तरह खींचा जा चुका है। इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाली इस सभ्यता में कलम और कागज फेंका जा चुका है और आवाज़ों को सुनने के लिए 1000 रुपए लगाकर यंत्र खरीदे जा रहे हैं, बहरे कानों के लिए। शुक्रगुजार हो सकते थे कुछ बुजुर्ग, वे अपने कानों में मशीन ठूसे हुए हर आवाज़ को पहचानने का किरदार अदा करते जा रहे हैं। वे अपने नाटक के मुख्य किरदार का सच नहीं जानते कि वह जो भी बोलता है, दरअसल वह पटकथा के संवादों का वह हिस्सा है जिसे नाटक को प्रसिद्धि दिलाने के लिए ही नायक के मुंह से नेपथ्य के अंधेरे से उभरता दिखाने के लिए, दर्शकों की तालियों के शोर से दब जाने के लिए ही किसी लेखक द्वारा लिखवाया गया है, जो ड्रामा जो ड्रामा की दुनिया में पांव जमाने के लिए संघर्ष कर रहा है। नाटक देखकर लौटते हुए किसी दर्शक की तरह ही उन्हें लगता है कि सब ठीक है। दुनिया के किसी हिस्से में पांव पसारता हुआ पागलपन उन्हें रौंदने कभी नहीं आ सकता। उन्हें लगता है कि नायक के रहते वे कभी उस नींद से नहीं जागेंगे। लोगों का क्या है? क्या उनसे बेफिक्री में जीने के हक में दखल देने के लिए क्रांति की धुन बजा सकते हैं? क्या युद्ध पीड़ित देश का बच्चा घास का नीला फूल देखने के लिए उनके सपने में दाखिल होने की इजाज़त चाह सकता है? बताओ, उस बच्चे को कहाँ अर्जी देनी होगी? सरोज जी। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। और बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों कविताएं आपने रखी। और जो हमारा वर्तमान समय है, कितना भयावह है, स्त्री और बच्चों को लेकर जो विभीषिका बनी हुई है, उनका जीवन जिस तरह से प्रभावित हुआ है, वो सब हम आपकी कविताओं में देखते हैं। और आपके वक्तव्य और आपकी कविताओं को सुनकर मुझे मंगलेश डबराल जी की दो पंक्तियां याद आती हैं। उनकी एक कविता है बच्चों के लिए चिट्ठी। उन्होंने लिखा कि प्यारे बच्चों, हमने ही तुम्हें बताया था जीवन एक युद्ध स्थल है जहां लड़ते ही रहना होता है। हम ही थे जिन्होंने हथियार पहने किए, हमने ही छेड़ा युद्ध। हमने ही थे जो क्रोध और घृणा से बौखलाते थे। हम ही थे प्यारे बच्चों, हमने तुमसे झूठ कहा था। तो ये हमारे यहाँ साहित्य में युद्ध को लेकर हमारे जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, बेहद संवेदनशील रहे। और उनकी ये संवेदना कविताओं में बहती हुई हम तक हमेशा पहुंचती रही है। तो आपका बहुत धन्यवाद प्रिया वर्मा जी। आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक कार्यक्रम से जुड़े। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे भी वरिष्ठ कवि हैं, जिनको आज संवाद मंच, इनकी उपस्थिति से एक अभिभूत है,
आदरणीय विजय कुमार सर। आदरणीय विजय कुमार सर निरंतर साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी से समृद्ध करते रहे हैं। अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां, चाहे जिस शक्ल से, रात पाली, ये इस तरह के जो कविता संग्रह है, इतने विशेष कविता संग्रह हम पढ़ते रहे हैं और विजय कुमार सर को हम सुनते भी रहे हैं। विजय कुमार सर को बहुत सारे पुरस्कारों से, सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें से यदि मैं दो तीन पुरस्कारों का नाम लूं तो शमशेर सम्मान, देवी शंकर अवस्थी सम्मान, प्रियदर्शनी अकादमी सम्मान सर को मिला है। सर, मैं बहुत ही सम्मान और प्रेम से आपको आपकी बात भी रखें, आप एक विषय पर, और अपनी कविताएं भी रखें। आदरणीय विजय कुमार सर। धन्यवाद मैडम। प्रिया जी ने अभी बहुत अच्छी बातें अपने वक्तव्य में कही, कविताएं सुनाई, तो मैं सीधे अपने वक्तव्य में इस बात पर आऊंगा कि ये जो समय है हमारा 21वीं सदी का, ये किस तरह का समय है। पहले के समयों में भी युद्ध हुए, बहुत सारी बातें लिखी गई। 21वीं सदी और पिछली सदी का जो फर्क है वो बहुत स्ट्राइकिंग है, बहुत ही बड़ा आमूलचूल फर्क है। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था और पूरा का पूरा युद्ध एक वीडियो गेम में बदल गया था। लाखों लोग दुनिया में रोज टेलीविजन पर युद्ध देखते थे और उनके लिए वो एक दृश्य शो से, एक साइड शो से ज्यादा कुछ नहीं था। हजारों लोग मर रहे हैं, लोग उजड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई चीख नहीं, कोई पुकार नहीं। जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो अपनी मनमानी कर रहा है। ये हमारा समय है जब ध्वंस और विनाश के दृश्य दिन प्रतिदिन का एक सामान्य सच बनते जा रहे हैं। दुनिया के वो तमाम अशांत इलाके जहां आधी रात को आसमान में सितारों की झिलमिल रोशनी नहीं, मिसाइलों के विस्फोट के धमाके हैं, उनसे जन्मा हुआ हाहाकार है। बम गिर रहे हैं, इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, बस्तियां मिट रही हैं, रह रह के आग और धुएं के गुबार से भरा हुआ सारा दृश्य पट जाता है। हजारों बेकसूर लोगों की हत्या हो रही है, मासूम बच्चे यतीम हो रहे हैं, चारों ओर क्षत विक्षत देहें और लाशें हैं, और इमारतों के भग्नावशेषों के बीच स्त्रियां विलाप कर रही हैं। चीख पुकार, भगदड़, भूख और लाचारी के मंजर हैं। लाखों अभिशप्त जिंदगियां बेदखल होकर दूसरे मुल्कों में शरणार्थी बन रही हैं। प्राकृतिक संसाधन और समूचा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, और दूसरी ओर मुल्कों के बीच कूटनीतियों, तिकड़मों और रणनीतियों की बिसात बिछी हुई है। तो ये जो सारा दौर है हमारा 21वीं सदी का, इसमें एक कुल सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी इस घृणा, विभेद, वर्चस्व, आधिपत्य, नियंत्रण, टूटन, विस्फोट और अभाव के बीच में जो एक न्यू नॉर्मल सच बन रहा है, क्या लेखन और कविता के लिए कोई भूमिका बची है? मैं यूक्रेन के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं जिनकी एक कविता से अपनी बात शुरू करता हूँ। वे कहते हैं, कल मारे जाएंगे शायद हम में से कुछ, शायद हम सब। हमारे अवशेष मैदान में इकट्ठा मत करना, हमें फिर से जोड़ने की कोशिश मत करना। हम तुमसे विनती करते हैं, क्रॉस, स्मारक और स्मारक शिलाएं हमारे लिए मत बनवाना। हमें उनकी जरूरत नहीं है, वे हमारे लिए नहीं है। तुम ये स्मारक अपने लिए बनवाते हो, हमारे नाम मत उकेरना। बस याद रखना, इस मैदान पर, इस धरती पर यूक्रेनी सैनिक लेटे हुए हैं, और बस इतना ही। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इस तरह की बहुत सारी कविताएं हमें मिल रही हैं। ये तो एक उदाहरण है, ये हमारे सबसे खौफनाक दृश्यों और परिस्थितियों को झेलते हुए लिखी जा रही हैं। दुनिया के अलग अलग तमाम हिस्सों में लिखी जा रही है। युद्ध कई जगह दुनिया में इस समय चल रहा है, और तमाम घेरावों और सारे टूट फूट के बीच हर समय कविता आज एक गवाही रच रही है। अभी कुछ समय पहले एक
हमारे समय की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री है कैरोलिन फोर्से, वो कहीं भी अशांत इलाके होते हैं वे वहां पहुंच जाती हैं और वो वहां की गवाही को कविताओं में समेटती हैं, संकलन बनाती हैं। कैरोलिन फोर्से ने अभी जब यूक्रेन पर हमला हुआ रूस का, तब ये संग्रह आया है जो बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है, इन द आवर ऑफ वॉर। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण संग्रह है, मुझे लगता है कि हम में से हर किसी को इस संग्रह की कविताओं को पढ़ना चाहिए। और जिस बात को ये कैरोलिन फोर्से रेखांकित कर रही हैं वो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। वो ये कह रही हैं कि यूक्रेन में सैनिक कवि हैं, रॉक स्टार के कवि हैं, जिन्होंने बम वर्षा झेली है, जो वहां से भागे हैं, जो जो शहरों को छोड़ दिया, लेकिन जो ऐसे भी हैं जो उन बस्तियों में रहे, जो टीवी पर बोले या जिन्होंने टीवी पर बोलने से, कोई भी इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया, जिनको रूपकों की और अलंकारों की भाषा व्यर्थ लगी, लेकिन वे कवि जिनके कविताओं में रूपकों ने हमें स्तंभित कर दिया, वे सब जो नष्ट हो गए शहरों के नागरिक हैं, वे आज कविता लिख रहे हैं। तो ये जो संग्रह जिसका जिक्र मैंने किया, कैरोलिन फोर्से ने जिसको एडिट किया है, इन द आवर ऑफ वॉर, इसमें कुल 27 कवियों में 14 स्त्री कवि हैं। और हिंदी में अच्छा होगा कि ये जो स्त्री कवित्रियां हैं यूक्रेन की, इनके अनुवाद किए जाएं। ये इतनी, इनमें से एक कवित्री तो कैटरीना कैलित को तो अभी एक दिल्ली में एक कार्यक्रम में आई थी, लेकिन इवा किवा जैसी कवित्री है, अस्तानिया अफसानिवा, नातालका विलोत्स्कीवेत्स, एकातरीना देविशेवा, मरियाना बियाकोस्का, लुद्यामला खेरनोस्का, ओस्काना लुसियाना, यूलिया मुसोकोवस्का, मार्जाना सावका, इरियाना शोगोलोवा, लुबिया याकिमचुक, ओक्साना जुब्चको और हालियाना करक। ये कुछ नाम मैंने लिए हैं जिनका उच्चारण करते में भी हमें दिक्कत होती है क्योंकि हम उस भाषा के आदी नहीं हैं, लेकिन इन सभी लोगों में एक कॉमन बात ये दिखाई देगी कि इन्होंने रशियन भाषा को छोड़कर यूक्रेनी भाषा में कविता लिखना शुरू किया, क्योंकि वो भाषा ही उनकी अस्मिता बन गई, वो भाषा ही उनके संसार का एक अनुभव, संसार का बचा हुआ हिस्सा बन गई। और उन्होंने कहा कि एक आतताई जो संस्कृति है उसमें अपनी भाषा को बचाना एक तरह से अपने घर को बचाना है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे तनाव झेले हैं, और इन सब के बीच में, यानी आप समझ लीजिए कि विस्फोट के बीच में, भय और अनिद्रा के बीच में, आत्मतुष्टि और विकलताओं के बीच में, गीता, आग, जलती हुई आग के बीच में गीतात्मकता को जलाने की कविता, एक लैंड माइन्स के बीच में, शेल फायर के बीच में, रॉकेट्स के बीच में, टैंक के बीच में, युद्धपोतों के बीच में, राइफल और मिसाइलों के बीच में, और तमाम चारों तरफ बिखरी हुई लाशों के बीच में ये कविताएं लिखी गई हैं। इन कविताओं का अगर एक, हालांकि ये कविताएं संसार भर की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में भी अगर ये कविताएं आती हैं तो एक बड़ा, उससे एक हमारे अनुभव संसार का एक बड़ा विस्तार होगा। यहीं पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे महायुद्ध में जो जब यातना शिविर बनाए जा रहे थे, उस समय पोलैंड के महान कवि थे तोदेश रोजोविच, उनकी एक कविता, चूंकि इस आज के आपके इस कार्यक्रम का विषय स्त्री और बच्चों को लेकर है, तो मैं उनकी एक कविता को पढ़ना चाहता हूँ। वो एक अद्भुत कविता, एक स्त्री और एक बच्ची को लेकर लिखी गई है। ये वहां पर जो ऑस्विच का जो एक हॉलोकॉस्ट के बाद जो एक म्यूजियम बना, उसमें एक अलमारी में सूखे हुए भूरे बाल लटके हुए थे, चेहरा नहीं था, बाल लटके हुए थे। उस पर कवि ने इस कविता को लिखा है। ये कविता कितनी सरल और शक्तिशाली है, मैंने शायद ही ऐसी कोई कविता पढ़ी हो जिसमें मुझे इतनी गहराई से छुआ हो जितना इस कविता ने। मृत्यु का जो भयावह चित्रण किया गया है वो आपको स्तब्ध कर देता है। पहली नजर में कवि इस त्रासदी का मूक दर्शक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मृत शरीरों के सूखे बालों में पिन और रिबन के टुकड़ों को देखने की परिपक्वता तो है, लेकिन कुछ करने का साहस नहीं। धीरे धीरे
ये कविता आपके भीतर समा जाती है। आप महसूस करते हैं कि इतनी गहराई वाली कविता के कवि ने स्वयं उस अनुभव से गुजर कर ये लिखा होगा, उसके बिना संभव नहीं। ये कविता छोटी सी कविता है, लेकिन ये संसार की दूसरे महायुद्ध के बाद लिखी गई महान कविताओं में गिनी जाती है। ये कविता है जिसका शीर्षक है चोटी। ये जो बच्चियां पोनीटेल बनाती हैं, उस पर वो कविता है कि दो तरफ को चोटियां लटकी रहती हैं रिबन से, और एक म्यूजियम में उस चोटी को देखकर ये कविता लिखी गई है। जब ट्रांसपोर्ट परिवहन में सभी महिलाओं के सिर मुंडवा दिए गए, तब 4 मजदूरों ने भोज वृक्ष की टहनी और पत्तियों से बनी हुई झाड़ुओं से ये बाल बुहार दिए और उन्हें इकट्ठा किया गया। साफ कांच के पीछे गैस चैम्बरों में दम घुटने से भरी मरी महिलाओं के ये रूखे और बेजान केश पड़े हैं। इन बालों में पिन और कंघी अभी भी लगी हुई है। ये केश न तो अब रोशनी में चमकते हैं, न हवा से इनमें अब सिहरन होती है, न किसी हाथ ने इन्हें स्पर्श किया है, न बारिश ने, न किसी के होठों ने। बड़े बड़े संदूकों में दम घुटने से मरी महिलाओं के ये सूखे बालों के गुच्छे हैं, और एक मुरझाई हुई चोटी है, रिबन वाली चोटी है, जिसे कभी स्कूल में शरारती बच्चों ने खींचा। ये एक छोटी सी कविता एक विनाश के दृश्य की अद्भुत कविता बन जाती है। इसी तरह से जर्मनी की एक यहूदी लिखी थी, हिंदी में इनकी कविताओं के अनुवाद लगभग मेरे देखने में तो कहीं आए नहीं, लेकिन बहुत ही असाधारण कविताएं। नेली शाक, ये इन्होंने जिस तरह से दूसरे महायुद्ध में विनाश और हत्याओं को सहने वाले और निर्वासित जीवन को जिया, इन्हें 1966 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। उनकी एक छोटी सी कविता है, जब मृत शिशु, मरा हुआ शिशु बोलता है, छोटी सी कविता है। मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम रखा था, तभी किसी ने हमें अलग करने का छोरा उठाया ताकि वो मुझे न लग जाए। मेरी माँ ने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर मेरी जांघों को हल्के से छुआ और उसका हाथ खून से लथपथ हो गया। उसके बाद हम दोनों को अलग करने वाले छुरे ने 2 टुकड़ों में बांट दिया उस ग्रास को जो मैं अब तक निगलता रहा। वो भोर के सूरज के साथ मेरे सामने चमका और मेरी आंखों में चुभने लगा। हवा और पानी मेरे कानों में तैर रहे थे। सांत्वना की हर आवाज मेरे दिल को छीन दे रही थी, जैसे मुझे मृत्यु की ओर ले जाया गया। उन आखिरी क्षणों में भी मैंने महसूस किया था हमें अलग करने वाले उस बड़े चाकू की छुअन को। ये एक मृत शिशु को लेकर कविता लिखी गई है। तो ये 2 कविताएं थी। इसके बाद मैं अपनी एक कविता पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा। ये कविता है बर्बर। युद्धों के इतिहास का लेखा जोखा परोसते रहे विद्वज्जन, तारीखों घटनाओं के विवरण रखे गए, विश्लेषण थे नानाविध, हथियारों के नए डिजाइन, मृतकों की संख्याएं, विनाश के नए दृश्य और बर्बादियों के ताजा किस्से। इन सब ने म्यूजियमों की शोभा बढ़ाई। आदिम था केवल होगा हाहाकार और उगता हुआ धुआं। धूल की परतें जमती जाती थी उन पर। कविगण उदास दृष्टि से देखते थे ये विवरण। दुखों के चेहरे थे और शब्द बेबस। वे छिपी थी जो आदिकाल से लालच, ईर्ष्या, घृणा, स्पर्धा, अहम, हिंसा, पाशविकता, प्रतिशोध और वर्चस्व की तमाम धाराएं आदिम अस्थि मज्जा और धमनियों में ये फूल की परतों के नीचे से उभर आती थी। इतिहास बनते रहे, मिटते रहे, वे खत्म नहीं होती थी। महाभारत, यूलिसिस, इलियड, ओडिसी, करबला के नोहा लिखे जाते रहे। वो सब कल की कथा नहीं थी, कवियों ने लिखा। लिखते रहे कवि हर दौर में। बेशक महाकाव्यों के वे विजेता एक शून्य में घिरे हुए, आत्मग्लानि में डूबे हुए, हिमालय की बर्फ में गलने चले जाते रहे एक दिन। या युद्ध के नायक
वे लौटते थे युद्ध के मैदान से जब अपने घर, स्मृतियों का एक उजाड़ था उनके भीतर और वे अपना समय हो चुके होते थे। फिर वही कथाएं दोहराई जाती थी बार बार। कुछ भी बदला नहीं, कुछ भी नहीं। युद्ध के मैदान लाशों से पटे हुए हैं, चित्र मंडराते हुए इस पर, और रणनीतियां ही रणनीतियां चारों तरफ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत साधुवाद आपको। आपने गंभीर बातें हमारे इस मंच से साझा की। आपने हिंदी में ही नहीं बल्कि जर्मनी, पोलैंड, देश दुनिया में किस तरह से युद्ध पर लेखन हो रहा है, गंभीर लेखन, गंभीर कविताएं लिखी जा रही हैं, वे सब हमारे मंच से साझा की सर। इससे हमारा ज्ञान वर्धन भी हुआ और हम ये जान पाए कि केवल हिंदी कविता ही नहीं, देश दुनिया में जो युद्ध का माहौल बना हुआ है उस पर लगातार निरंतर लेखन हुआ है, गंभीर कविताएं लिखी गई हैं, संवेदनशील कविताएं लिखी गई हैं। तो ये सिद्ध करता है कि कवि, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो युद्ध की भयावह स्थिति से कितना त्रस्त है और अपने समाज को लेकर कितना चिंतित है। और सर आपने जो कविता रखी वह भी एक बहुत गंभीर कविता है, बहुआयामी कविता है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और हमारे मंच पर आने के लिए भी आपका धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आपसे अनुग्रह करूंगी कि आप अंत तक कार्यक्रम से जुड़े रहें। अब मैं जिनको आवाज दूंगी वे हमारे समय के महत्वपूर्ण चिंतक, विचारक, हम सबकी मार्गदर्शक हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम कुछ लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं। और उससे पहले अगर मैं बात करूं विजय कुमार सर की बात में अपनी बात जोड़ते हुए, तो आगे की एक कविता है हिरोशिमा, जो 1959 में उन्होंने लिखी थी। और उनकी कविता की ये दो पंक्तियां जो है वो आज मुझे याद आ रही है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष नहीं फटी मिट्टी से। तो हिंदी कविता में निरंतर मैं देखती हूँ कुरुक्षेत्र तो बाद में लिखा गया, उससे पहले अशोक की चिंता कविता मुझे याद आती है, प्रसाद की, ये सुख कैसा शासन का, शासन रे मानव मन का। तो कविताएं लिखी गई, निश्चित ही मनुष्यता के पक्ष में लिखी गई। युद्ध हुए, युद्ध की स्थितियों को, परिस्थितियों को, उनके परिणामों को हमारी कविता की धारा में हम देखते रहे हैं, चाहे वो नरेश मेहता की कविता संशय की एक रात हो या फिर निराला के राम की शक्ति पूजा हो। तो पहले से, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी और उसके बाद तो जो लेखन हिंदी कविता में आया वो बहुत ही रेखांकित किया जाने वाला है। लेकिन विजय कुमार सर ने जो आज हमारे बीच में अपना ज्ञान प्रेषित किया, उससे हम लोगों का ज्ञान वर्धन हुआ और हम ये जान पाए कि विश्व पटल पर किस तरह से कवि समाज, साहित्य समाज इसको उकेर रहा है, अपनी लेखनी के केंद्र में रख रहा है। मैं बात कर रही थी सविता मैम की, और सविता मैम की जो एक कविता है जो कि आज उनका पर्याय बन चुकी है, मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। तो ये जो कविता जिनकी लेखनी से निकली है, ऐसे महान कवित्री आज हमारे बीच में है। लगभग 25 वर्षों से भी अधिक समय से मैं उनको पढ़ती रही हूँ और मेरे बैग के लोग खास तौर से उनसे बहुत नजदीक हैं और बहुत प्रभावित हुए हैं। सविता मैम का मैं क्या परिचय दूं, लेकिन कुछ नए साथी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं उनको उनके लिए बस 2-3 लाइनों में मैम का परिचय देना चाहूंगी कि अब तक महत्वपूर्ण जो कविता संग्रह लिखे हैं मैम ने, अपने जैसा जीवन, नींद थी रात थी, स्वप्न समय, खोई हुई चीजों का शौक, वासना एक नदी का नाम है, प्रेम भी एक यातना, रिसेंटली जो उनका कविता संग्रह आया, बहुत चर्चित कविता संग्रह रहा,
पितृसत्तात्मक समाज को लेकर अपनी एक अलग विचारधारा और साहित्य में स्त्रीवाद की जो निजी एक पगडंडी थी, उसको उन्होंने अपनी विचारधारा से, अपने लेखन से उसको एक मजबूत रूप दिया है। तो हमारे समय की सशक्त हस्ताक्षर हैं आदरणीय सविता मैम। मैम, मैं आपको बहुत ही प्रेम और सम्मान से अपनी बात रखने के लिए और आपकी कविताओं का पाठ करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सविता मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज। और भी मैंने पहले प्रिया को सुना जो मुझे बहुत प्रिय है, उसके बाद विजय जी को सुनती रही। विजय जी से मैंने हमेशा बातचीत का एक जो सिलसिला मेरा विजय जी के साथ रहा है। मैं उनको पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ते हैं और मैं उनसे बहुत सीखती हूँ। और तुमने उनकी गंभीरता की बात की है, तो गंभीरता तो उनकी कविताओं की गंभीरता भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैं बताऊं कि मैं उन्हें बहुत गंभीर कवि, बड़ा कवि मानती हूँ और उनको उसी तरह से पढ़ती हूँ और उसी तरह से उनको आदर भी देती हूँ। और आज ये जो कार्यक्रम है युद्ध पर और उसमें बच्चों और स्त्रियों की जो बातचीत है, तो इसी पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि कुछ प्रिया ने भी कहा और विजय जी ने तो उसको बहुत ही विस्तार दे दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो युद्ध है, आप जहाँ तक पीछे जा करके देखें तो जो बड़े बड़े युद्ध हुए, बहुत ज़्यादा भयानक हिंसा हुई है, वो सारे युद्ध पुरुषों ने अपनी सत्ता के लिए की। और इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये कहीं से ये चीज़ ऐसे ही नहीं आती है, उसका एक सामाजिक आधार है। और चाहे जिस तरह की पितृसत्तात्मक संरचना रही हो जिस समय में भी, पुरुषों के अंदर हमेशा से एक लालसा रही कि वो जो है उसे कहीं ज़्यादा पाएं, उसे कहीं बड़ा वो अपने लिए स्थापित करें या समाज में वर्चस्व स्थापित करें। तो ये उसके पीछे है, जो युद्ध होते हैं उसके पीछे एक अहम है, तो उस अहम है, लालच है और दूसरे के ऊपर राज्य करने की बहुत बड़ी इच्छा। नहीं तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ करता है, खुशी से अपना जीवन बिता लेता है जिस तरह से भी हो, लेकिन ये बात कि मुझे उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना है, यहीं पर कहीं एक जड़ है इस तरह की हिंसात्मक कार्यवाही का, जिसे हम युद्ध कहते हैं। और जो हमारा आधुनिक समय है जिसमें जो युद्ध हुए हैं, तो वो तो शुद्ध पूंजीवादी युद्ध रहा। जितना भी उपनिवेशवाद को लेकर के युद्ध हुए हैं भयानक रहे हैं, उसमें पूरी की पूरी प्रजाति मनुष्यों की खत्म कर दी गई। जब आप लैटिन अमेरिका की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, वहाँ के राइटर्स को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने झेला क्या। ओपन वेम्स ऑफ लैटिन अमेरिका, आई मीन जिस तरह का शोषण मनुष्यों का और प्रकृति के साधनों का खास करके अमेरिका ने किया, वो तो मुझे लगता है कि वहाँ कभी युद्ध समाप्त ही नहीं हुआ। और उसी तरह से जो अरब देश है जहाँ पर युद्ध भयानक ढंग से चल रहा है, तो वहाँ पर भी प्राकृतिक संसाधन है और एक खास किस्म का क्योंकि वो इस्लामिक कल्चर्स हैं, वो जितने भी वहाँ देश हैं, तो वहाँ पर जब लड़ाइयाँ होती हैं तो ये भी चीज़ आ जाती है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के जो अंतर्विरोध हैं उनको लेकर। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि लगातार जो युद्ध है वो स्त्री, प्रकृति, बच्चों, संस्कृति, धर्म सब पर जारी रहता है और होता है। उनका नाम भी लिया जाता है और वो फोकस में भी। रोजा लग्जमबर्ग एक मेरी बहुत प्रिय मार्क्सिस्ट रही है जर्मनी की, उन्होंने तो ये बात ही लिखी है, जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक पूंजीवादी युद्ध होगा। तो हम अभी इसी दौर में हैं, पूंजीवाद के भी बहुत ही मोनोपोली फेज में, हम ऐसे प्रचंड दौर में हैं जब वो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ सकता है, महीनों तक, सालों तक लड़ सकते हैं। तो ये मुझसे पूछ सकता है अभी कि भाई रशिया यूक्रेन में भी युद्ध हो रहा है, तो उसमें भी है, रशिया कोई समाजवादी देश तो है नहीं, वो भी एक पूंजीवादी देश ही है, लेकिन अपने तरह का उसका अपना मॉडल है। बल्कि जो एक समाजवादी देश है
कि उसका मार्केट सोशलिज्म को जिसने अपना रखा है वो है चाइना, और वो उसने सबसे कम लड़े हैं, वो नहीं लड़ना चाहते। वो अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने नागरिकों को खाना पानी, घर व्यवस्था, ये सब करने में वो ज़्यादा अपने को सशक्त उस तरह से करना है, और इसको कोई डिस्टर्ब करेगा तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अभी ये जो युद्ध हो रहे हैं उसमें देखिए, उसका हमेशा डिप्लोमेटिक और बहुत हद तक बातचीत के जरिए भी इसको सुलझाना चाहिए। तो युद्ध कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। पूंजी पूंजी का एक्यूमुलेशन उसका कैसे होता है, जब ये कोई समझेगा तो लगेगा कि युद्ध तो होना ही होना, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कैपिटल अपने को स्थिर करता है, अपने को बढ़ाता है, और उसके लिए सिर्फ ह्यूमन लेबर यानी मनुष्यों की का श्रम ही जरूरी नहीं रह गया, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन भी चाहिए एक्यूमुलेशन के लिए, और इसके लिए ये सारे युद्ध हो रहे हैं। और इसमें जिस तरह से मारे जा रहे हैं लोग, क्योंकि युद्ध में लड़ने तो जाते हैं पुरुष ही, स्त्रियाँ तो बहुत कम हैं, इसीलिए स्त्रियाँ बच जाती हैं, बच्चे बच जाते हैं, इस तरह से कि युद्ध को दूसरी तरह से लड़ती हैं या लड़ते हैं, उन पर भी बहुत हमले होते हैं, बलात्कार होते हैं, और बच्चों के साथ जो भी फिलिस्तीन में हो रहा है वो तो सारी हदें ये लोग। तो मेरा ये मानना है कि अभी हम बहुत ही समय से गुजर रहे हैं, और मैं नहीं कह सकती कि इसमें पूंजीवादी व्यवस्था की हार होगी, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि पूरी तरह से इस पर नग्न हो चुकी है, लोग जान रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इसमें ये इंपीरियलिस्ट वॉर है, ये कॉलोनाइजेशन ही है, एक निवेशवादी नीति ही चल रही है वहाँ पर, और इसका हम स्त्रियाँ दुनिया भर में जो स्त्रीवादी स्त्रियाँ हैं, समाजवादी स्त्रियाँ हैं, वो उसका विरोध करती हैं। वो कहती हैं कि भाई शांति स्थापित करो, बातचीत के जरिए अपने हमारे जो भी मसले हैं उनको हम सुलझाएं, और बच्चों पर इतना अत्याचार तो भाई अनएक्सेप्टेबल है एकदम। तो दुनिया में दूसरे जो पूंजीवादी देश हैं, खास करके यूरोप के देश, अभी इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत हो गया, इसके आगे नहीं जाया जा सकता है। तो मैंने इधर युद्ध के विरुद्ध कुछ कविताएं लिखी, उसमें से आज मैं कुछ सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं लगातार लिखती रही हूँ, जिसमें लेबनान पे मैंने कहानी लिखी, फिलिस्तीन पे कविताएं लिखी हैं, उसमें से कुछ एक दो पढ़ के सुनाऊंगी, और एक जो समालोचन में अरुण देव ने मेरी कविताओं को छापा उसमें से भी एक तो सुनाऊंगी। तो ये है, तो ये मेरे नए संग्रह वासना एक नदी का नाम है, उसमें एक कविता है फिलिस्तीन एक जगह है, वो मैं पढ़ती हूँ। कभी कभी लगता है यह अंतहीन है, यह अन्याय का सिलसिला, एक तरफ से ढकती हुई चादर उखड़ जाता है शरीर का दूसरा हिस्सा, आधा लटका सा दिखता है रहता है चांद, आधा लटका सा दिखता रहता है चांद, मुड़ी हुई दिखती है पृथ्वी, इतने बच्चे मर रहे हैं कि लगता है खाली ही हो जाएगी इस पृथ्वी। कल जो फिलिस्तीन था आज एक उजाड़ है, गिराए गए बमों और मौतों का एक उबड़ खाबड़ मैदान। वह बच्चा रोता है, एक बच्चा रोता है चूमता हुआ पिता की कब्र पर लगी तस्वीर को, वह माँ के संभाले नहीं संभलता, वह कब्रगाह को नहीं छोड़ना चाहता। एक फिलिस्तीनी स्त्री को नहीं समझ में आता कुछ भी, वो कैसे समझाए बच्चे को कि दरअसल क्या हो रहा है। उसका अच्छा खासा दिमाग खराब हो गया है, वह कहे जा रही है हवा ही ठीक नहीं बहती, बारूद की जाने क्यों गंध आ रही है, देह सड़ने की बदबू आखिर किधर से उठ रही है। उसके ठीक बगल का मकान जब से गिरा दिया गया है, उसमें दबकर कितने ही लोग वहीं फिर हो गए हैं। वह वहीं खड़ी खुले आसमान से कर रही है उम्मीद छत की, कोई दूसरी छत अब बची भी नहीं है। लो अब फिर शुरू हो गई बमबारी, चांद में ढा सा पृथ्वी के सूखे होठों पर आ टिका है, सब कुछ रुक सा गया है मौत के सिवाय, जिसकी बारिश हो रही है। लगता है बड़े तूफान की बारी है इसके बाद, बड़ी तबाही का अंदेशा, समुद्र के अशांत होने का समय
भी आ ही गया है। रोता हुआ बच्चा फिर भी बता है उसका पिता किसी तरह लौट आए, उसके माथे को चूमे पहले ही की तरह और उसे गोद में उठा ले। एक दूसरी कविता है सुहेर हम्माद। बहुत अच्छी, बहुत बहुत संवेदनशील, बहुत ही मार्मिक कविता मैम, बहुत मार्मिक कविता। जी मैम, अगली कविता पढ़िए मैम। सुहेर हम्माद एक फिलिस्तीनी कवयित्री हैं जो अमेरिका में रहती हैं। उनसे बहुत समय पहले मेरी थोड़ी बहुत बातचीत है, लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई थी एक समय में, और फिलिस्तीन पर उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो दिल दहला देती हैं। तो कविता है सुहेर हम्माद। मैं जन्मी ही थी एक दुख को किसी बड़े दुख में बदलते देखने के लिए। मैं एक कीमियागर थी, मैं कीमियागर थी, जन्म से ही जानती रसायन दुख का। मैं उस फिलिस्तीनी लड़की को भी जानती थी बाद में जिसने कविताएं लिखी, जिसका नाम लोगों ने सुहेर हम्माद रखा। मैं समुद्र की वो लहर थी जो अब तक उठती गिरती है, अपने फेन और नमकीन स्वाद में महसूस करती दर्द बेघरपन का। मैं एक देश थी जिसका वजूद एक समय सहरा था, बाद में जिसके कई टुकड़े किए गए, कई दुखों में वह बटा, एक उसमें फिलिस्तीन हुआ। मैं इस टुकड़े का एक जरा उठाती हूँ आजकल कविता में, अपने देश में बिखरी बच्चों की अस्थियां। और ये तो फिलिस्तीन की बात है, लेकिन दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं उन सबको लेकर के मैं बहुत ज्यादा उद्विग्न हूँ। और सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, दरअसल लगातार मैं युद्ध को देखती हूँ, समझ रही हूँ, और उस तरह से नहीं जैसे कोई दर्शक देख रहा हो विनाश को। मैं उसको देखती हूँ उसमें संलग्न होकर कि विनाश कैसे हो रहा है, कोई क्यों नहीं रोक पा रहा है। तो एक कविता जो समालोचन में छपी उसका नाम है शैतान नहीं। सुबह सुबह उठते ही धुआं धुआं सा भीतर से कुछ उठा, कहीं कुछ नेस्तनाबूद हुआ सोचा। अभी ठीक से आंख भी न खुली थी, जले पंखों वाली एक चिड़िया खिड़की के पास आ गिरी। उसमें जान कम, हिम्मत बहुत थी, वह जीवित थी मगर कांप नहीं रही थी। मैं उसे उठाकर भीतर ले आई, ठीक से देखा तो जाना यह तो कब से मेरे भीतर की चिड़िया है, अभी दिखती मेरी किसी दूर की बहन जैसी घायल। तभी आते दिखे ढेर सारे बच्चे, उनके कंकाल बल्कि, और हिरणों का एक जोड़ा उनको संरक्षण देता। मैं ठीक से जगी और सोचा कहाँ क्या हो रहा है। बच्चों ने कहा हमारे खिलाफ अमेरिका और यूरोप में युद्ध हो रहा है, गजा में हम भूख और बमों से मारे जा रहे हैं, हमारी तस्करी हो रही है। मैं हिली हुई मोबाइल की स्क्रीन पर देखती हूँ, लिखा है खाड़ी में युद्ध हो रहा है। गजा वाला नरसंहार अब भीषण युद्ध में बदल गया है। मैं क्या करूं इस चिड़िया का, बच्चों और हिरणों का। अभी सोच ही रही थी कि एक और खबर आई, लाखों कौओं का तेल अवीव के आसमान में मंडराने की खबर। हिचकॉक की फिल्म बर्ड्स का मंजर सामने आ गया। अब शकुन जरूर होने वाला है, कुछ सचमुच भयानक होगा। शैतान मरेगा, परंतु साथ में मारेगा भी बहुतों को। मृत्यु ना चाहिए आसमान में अपना ग्रास ग्रहण करने को। चिड़िया ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, हो सकता है नए फूलों के उगने की बारी है पृथ्वी पर, हो सकता है मारे गए बच्चे, लाखों बच्चे फिर से जन्म लें, पूरी करें अपनी जीवन गाथा। मैं सुबह सुबह धुआं देख रही हूँ, बच्चे, चिड़िया, हिरण और कौवे भी। मैं शैतान को संघर्ष करते देख रही हूँ और मृत्यु को मंडराते भी। मैं आसमान देख रही हूँ और कह रही हूँ अब और युद्ध नहीं, शैतान नहीं, मलूक अल अर्दिया नहीं, अब पृथ्वी पर खूब मुस्ताद धड़कता हुआ जीवन हो, जीव जंतु सुकून और शांति हो। चिड़िया ने हाथ दम तोड़ दिया। सोचती हूँ यह कैसी सुबह रही मेरे लिए, सच का कैसा घायल रूप दिखा अभी मुझे। समय है तो एक और कविता पढ़ सकती हूँ। जी जी मैम, ये कविता तो रोंगटे खड़े कर देती है। पढ़ो। जो चिड़िया का है जो किया है आपने। तो मैम पुंडरीक सर
नहीं जुड़ पा रहे हैं, किसी विशेष परिस्थिति में उलझ गए हैं, तो उनका समय भी मैं आपको दे रही हूँ और आप आई हैं तो कुछ और कविताएं हम सुनना चाहेंगे। पीछे से दर्शकों और फोन भी आ रहे हैं मेरे पास, मैसेज भी आ रहे हैं कि आप कुछ और कविताएं भी पढ़ें मैम। जी प्लीज। तो ये कविता है, ऐसे भी आती है कविता जब कविता की भी निरर्थकता समझ में आने लगती है ऐसे भयावह स्थिति के कारण। इसे विजय जी ने शेयर किया था अपने वॉल पे और एक छोटी सी टिप्पणी लिखी थी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, पब्लिकली इसको कहना चाहती हूँ। ऐसे भी आती है कविता, बेहद डरी हुई हूँ इस दुनिया से, अभी मैं अपनी कविता से बेहद डरी हुई हूँ। खून से लथपथ इस समय में भी वह बनी सवरी चली आ रही है, मृत्यु समान हुई जा रही है। युद्ध के मैदानों से उठ हवा की तरह बेरोक टोक वह इधर चाहती है जा रही है। युद्ध पर पूरी दुनिया में तभी इतनी कविताएं लिखी जा रही हैं। इस बीच एक पल के लिए भी बमों का गिरना नहीं रुका। कल ही तो सैकड़ों बच्चियां अपने स्कूल में ही मार दी गई हैं। उनके कलम पकड़े हाथ जाने किधर गए। उनकी किताबें उनके भविष्य की तरह ही जलकर राख हो गई। उनकी अध्यापिकाएं मलबे का ढेर। आज सुबह सुबह एक फिलिस्तीनी बच्चा गुहार लगा रहा था, हम भूखे हैं, युद्ध रोको। हम भूखे हैं, युद्ध रोको। हमारे माता पिता मारे गए हैं, उन्हें खोजो। मैं देख रही हूँ कविता उस बच्चे की कि भूखे जिस्म से निकल कर आ रही है। उसकी रोती कलपती दया की भीख मांगती मासूमियत से उठकर आ रही है कविता। कविता कितनी ही निष्ठुरताओं से उठकर आ रही है, वो हमारी बेचारगी से भी उतर रही है। मैं डर रही हूँ, मृत्यु समान वो हर तरफ से आ रही है, उसी के साथ ही चल रही है। वो पढ़ती बच्चियों को नहीं बचा सकी है, न उस भूखे बच्चे के लिए ही कहीं से कोई रोटी ला सकी है। अभी मैं नहीं जानती किस साहस से मैं क्या कह रही हूँ। युद्ध करने वालों से ज्यादा मैं अपनी कविता से क्षुब्ध हूँ। इसीलिए बच्चों की तरफ से कह रही हूँ, रोको पागल आतताइयों, कविता और बच्चों को बख्श दो। यह उनके खाने और सोने का समय है, नई बातें कहने और करने का। युद्ध का समय नहीं है। युद्ध होने का दरअसल कोई समय होता भी नहीं है। तितलियों और चींटियों को बचाने का, तितलियों और चींटियों का बचाने का समय जबकि हर पल होता है। जी मैम, बहुत बहुत मार्मिक कविता। लगातार हमारे दर्शक गण जो हैं आपकी कविताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं और बहुत ही आत्मीयता से उन कविताओं को सुन रहे हैं मैम। जैसे लगता है कि मानवता का जो दर्द है वो आपकी कविताओं में बहुत तरलता के साथ बहता हुआ चला जा रहा है। भीतर तक हिला देने वाली कविताओं का सृजन आपने किया है, इसके लिए पूरा हिंदी जगत आपका आभारी है। मैं चाहूंगी एक दो कविताएं आप और रखें मैम, प्लीज। विजय जी से अनुमति लीजिए, हो सकता है विजय जी के पास कविताएं हो। आप पढ़िए सिंपल। और विजय सर चाहेंगे तो मैं उनकी एक दो कविता और भी पढ़वाना चाहूंगी सर। जी सर, बहुत मुश्किल से ऐसा समय हमें मिलता है कि हम सब लोग जुड़ पाते हैं और जब कभी ऐसा समय हो तो मैं चाहती हूँ कि विद्वानों को सुना जाए। जी। तो एक कविता है जिस पर एक्चुअली अपनी टिप्पणी में मैंने बातचीत नहीं की कि स्त्रियां जो हैं वो लगातार एक युद्ध की ही स्थिति में रहती हैं, युद्ध को झेलने की स्थिति में। और वो ऐसा युद्ध है जिसको कोई नोटिस नहीं लेता, कोई भी उसको समझता नहीं। और जो पितृसत्ता है वो कई तरह के युद्ध चलाती है। एक तो सतत युद्ध है जो स्त्रियों के खिलाफ पितृसत्ता चलाती है, दूसरी प्रकृति के खिलाफ चलाती है। तो वो उनका वो रूप सामने नहीं आता बमों में और तमाम मसाइलों में, उस तरह से नहीं आता, लेकिन वो हर रोज हर पल घटित होता है। तो इसलिए मैंने ये भी बताने की कोशिश की अपनी कविता में, कई कविताओं में, कि युद्ध के जो ये सब रूप हैं, इन्हीं के कारण हिंसा का नॉर्मलाइजेशन होता है और इन्हीं के कारण बड़े बड़े युद्ध भी होते हैं। तो ये कविता है एक और युद्ध। जब सुबह उठी वह स्त्री जो पिछले 10 सालों से ठीक इसी समय उठती रही है,
तो उससे स्मरण आई उसकी माँ, अपने दादियाँ और दादियाँ भी। आखिर वे भी ऐसे ही जगती रही हैं, चूल्हा जलाने, भात पकाने। तभी तो आज तक उन्हें जीवन एक संग्राम ही लगता रहा है। न जाने कब आग के तीर चलने लगे, लातों मिसाइलों से गिरने लगे, घर निकाला भी की भी नौबत आ टपके। अगर वह उठे सूरज निकलने के बाद, इस संसार में एक स्त्री हर रोज सुबह उठती है, हाथ मुंह धोती है और इस जीवन संग्राम में जुट जाती है। यह युद्ध कोई नहीं देखता, जैसे चिड़िया देखती है छज्जे पर बैठी हुई। वह जानती है इस स्त्री के घर में सबका जीवन इसी की मेहनत और मृत इच्छाओं से चलता है। एक जरा सी चू नहीं निकलती, कोई धुआं नहीं उठता। वह एक सैनिक बनी चलाती रहती है टैंकर नुमा कोई बैलगाड़ी। वाकई यह सब करतब कोई नहीं देखता, उस पर सवार लोग तो और भी नहीं। यह भी एक युद्ध है तब से चलता हुआ, जिसमें स्त्री के सिवाय कोई और नहीं मरता। बहुत बहुत गंभीर और बहुत ही संवेदनशील कविता मैम। और ये सच्चाई है हमारे समाज की कि ये जो स्त्रियां हैं वो निरंतर एक शीत, इसको भी मैं एक शीत युद्ध कहूँ, जो एक गुप्त युद्ध है। वे लगातार अपने जीवन से, परिवार, समाज, नौकरी, तमाम तरह की परेशानियों से जूझती हुई लड़ती हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर से स्त्रियों को तोड़ देता है। इस पर भी लेखन होना चाहिए। और इस विषय पर जिस तरह से हम, जो युद्ध चल रहा है पूरे संसार में, पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में है। भारत में युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध जो यूक्रेन, अमेरिका, रशिया, ये जो सारे देश युद्ध कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत इससे अछूता है। हम इससे प्रभावित नहीं है। विश्व के किसी भी कोने में युद्ध हो, हम प्रभावित हैं। उसी तरह से जो ये अभी कविता आपने पढ़ी, स्त्री जीवन से जुड़ी हुई कविता, तो स्त्री भी एक युद्ध की स्थिति में रहती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। कहीं ना कहीं पूरा परिवार और फिर समाज भी उससे प्रभावित होता है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो बहुत ही गंभीर कविताएं आपने रखी। और हमारा मंच और हमारे इस मंच से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, वे निश्चित ही समृद्ध हुए मैम आपको सुनकर। और मैं एक कविता है अनुपम सिंह की, वो कविता मैंने तो युद्ध पर कम कविताएं लिखी हैं और आज तो मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है और मैं पढ़ना भी उचित नहीं समझती, क्योंकि मुझे आज सुनना है आप सब लोगों को और इतने विद्वान वक्तागण हमारे बीच में हैं। लेकिन मैं अनुपम की एक कविता के कुछ अंश रखना चाहूंगी और उसके बाद हमारे इस मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर चंदेव यादव सर की एक, उन्होंने भी युद्ध पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बर्बर समय में बच्चे, वो कविता भी रखूंगी। ये जो विषय है, ये अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिया हुआ विषय था। वे बिल्कुल मन से चाहते थे कि संवाद के मंच पर इस तरह की परिचर्चा हो, और इसमें थोड़ा सा विलंब हुआ मेरी व्यस्तता के कारण, और वे बीच में जुड़े भी थे। अस्वस्थता के कारण सर जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। उसी की वजह से ये कार्यक्रम इस तरह के संपन्न हो सकते हैं। तो एक उनकी कविता और एक अनुपम की कविता है अमर राग। हो सकता है हमारे दर्शकों में से कुछ लोगों ने ये कविता पढ़ी हो। ये कविता उन्होंने फिलिस्तीनी कवियों के लिए लिखी थी और कविता कुछ इस तरह से है कि सब कुछ एक लड़ाई है यहाँ, मुस्कुराना, रोना, प्रेम करना, बच्चों को जन्म देना, खेतों तक जाना और फसलों के बारे में सोचना, सब कुछ। यहाँ कोई इच्छा नहीं, बम जरूरतें हैं, बस जरूरतें हैं, रोज ब रोज जीवन को लहूलुहान करती। धुंधली छायाएं हैं, हर वक्त मातम में डूबी हुई, सांस चलती हुई जो लग रही है यहाँ, वह नहीं है जीवित रहने की। ये लड़ाई यहाँ भी खत्म नहीं होती है। तुम्हें देखना होगा कि अपने बच्चों की मौतों को कैसे कैसे सह रहे हैं हम। उन्हें कैसे मिलेगी चिर शांति, जिन्हें नहीं मिली अपनी जमीन। कल एक रोटी थी, आज के लिए रोटी और मौत की सतत प्रतीक्षा है यहाँ। फिर भी हमें भरोसा है कि बच्चे दुनिया में बचे रहेंगे,
अपना प्रिय खेल खेलते हुए एक चौतरफा हताशा, यह भूख और मौत उनका होना नष्ट नहीं कर पाएगी। वे फिर से प्रेम में पड़ेंगे, महमूद दरवेश और तमार वेन आमी की तरह। उनमें से कोई एना फ्रांक, कोई नाजिम हिकमत, रविंद्रनाथ टैगोर होगा कोई। हम मार दिए जाएंगे, लेकिन हमारे गीत, हमारे खेल, हमारे दुख, हमारी साहसिक कहानियां बच्चों के रक्त से नम मिट्टी और धरती में गिरे जैतून के बीज नष्ट नहीं होंगे। यही अमर राग है हमारे जीवन का, इसे कैसे नष्ट करेंगे वे। तो ये भी युद्ध की विभीषिका से जूझती हुई कविता अनुपम सिंह की, और उन्होंने भी इस तरह की बहुत सी कविताएं लिखी। एक और कविता जो कि मैं चाहती थी कि प्रोफेसर यादव सर ही इस कविता को रखते, लेकिन उनकी जगह पर मैं ये कविता पढ़ रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है बर्बर समय में बच्चे। अपराध और मजलूकों की आहों और कराहों की कब्रगाह है युद्ध। नर पिशाचों को नहीं सुनाई पड़ती ये आहें, बमों के शोर में और विनाश लीला की गवाह खंडरों में दबी किलकारियां युद्ध के बाद भी गूंजती हैं फिजाओं में। बांसों के झुरमुट से निकलती सिसकियों से अब नहीं पिघलता किसी अशोक का हृदय। नर पिशाचों के कानों में भर चुके हैं बारूद, उन्हें नहीं सुनाई पड़ती मक्खन और मिश्री सी कोमल आवाजें। साम्राज्यवादियों के हम हा में पालने नहीं होते लोरियां भी नहीं, जिसे सुनकर रोबोटिक लड़ाकों की खोई हुई इंसानियत जाग जाती और उनकी कंचों वाली आंखों में सिहरने लगता वेदना का विराट सिंधु। बर्बर समय में बर्बर लोगों के लिए बच्चों का कोई मूल नहीं। तो ये जो कविता थी इसका शीर्षक बर्बर समय में बच्चे, प्रोफेसर चंद्रदेव यादव सर की ये कविता है। इस मंच से आज जो भी विचार विमर्श हुआ वो निश्चित ही ज्ञानवर्धक रहा, और हमारा जो ये विषय था युद्ध, स्त्री और बच्चे, ये सार्थक सिद्ध हुआ। आप सब विद्वान अतिथियों के आने से हमारा ये कार्यक्रम बेहद सफल रहा। मैं सविता मैम का, विजय कुमार सर का और प्रिया वर्मा जी का संवाद परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और आदरणीय पुंडरीक जी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, तो निश्चित ही हम उनके साथ एक अन्य कार्यक्रम बहुत जल्दी ही कोशिश करेंगे कि उनके साथ उनकी कविताएं भी हम अपने मंच से लेकर आए। मैं आप सभी विद्वान वक्ताओं का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए पूरे दर्शक समाज का भी हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और तकनीकी सपोर्ट के लिए जो साथी इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में लगातार मेहनत करते हैं, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सरोज।